गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आर्थिक जीवन की बात की थी। आज लेक्चर 22 में हम बात करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों द्वारा क्या उन्नति की गई, क्या विकास हुआ विज्ञान का, इसके विषय में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में हम सबसे पहले लेते हैं चिकित्सा विज्ञान को। ऋग्वेद काल से ही चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हो चुकी थी। जो आयुर्वेद है उसका ज्ञान प्राचीन भारतीयों को था और हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेदी ही है। और आज भी यह चिकित्सा पद्धति कई मायनों में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद एक तरह से चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ आयुर्वेद एक उपवेद के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के उपवेद के रूप में भी आयुर्वेद को जाना जाता है। ऋग्वेद के अंतर्गत जो वैद्य होते थे, चिकित्सक होते थे, उन्हें भीषज कहा गया है। उस समय वैद्य या चिकित्सक को भीषज कहते थे। इसके साथ साथ इस समय के जो महान आयुर्वेदाचार्य थे उनमें चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि का नाम आता है। चरक ने चरक संहिता लिखी जिसके अंतर्गत चिकित्सा पद्धति का विस्तृत विवरण दिया गया है। आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है उसका विस्तृत विवरण हमें चरक संहिता में मिलता है। इसी प्रकार जो सुश्रुत हैं, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, सर्जरी का जनक माना जाता है। धन्वंतरी ने भी आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान दिया है। चरक संहिता में जो अच्छे वेद, अच्छे चिकित्सक के 6 गुण बताए गए हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में जो वाग्भट हैं उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदय में आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसको सुव्यवस्थित रूप से बताया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों द्वारा काफ़ी उन्नति कर ली गई थी। और आयुर्वेद के क्षेत्र में तो हम आज भी देखते हैं कि जो आयुर्वेद है हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी लोग अधिकांशतः उस पर काफ़ी भरोसा करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हो चुकी थी इस समय। अब हम बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में गणित की। तो देखिए, गणित की संख्याओं का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमको पता चलता है कि सिंधुवासी जो थे वो गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते थे। यद्यपि आज जैसी संख्याएं तो नहीं होती थी, परंतु जोड़ गुणा आदि से वो परिचित थे और संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर यजुर्वेद में भी हमको 10 की घात 12 तक की संख्याओं के नाम मिलते हैं। इसका तात्पर्य है कि इस समय तक जो भारतीय थे उनको 10 की घात 12 तक की संख्याएं लिखने का ज्ञान था। इसके बाद में हम बात करते हैं विक्रम संवत की। तो 57 ईसा पूर्व के लगभग विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई, उसके बाद विक्रम संवत के बाद भारतीयों को 10 की घात 53 तक की संख्याएं लिखने का ज्ञान हो चुका था। जबकि रोम और यूनान के जो लोग हैं वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक केवल 10 की घात 4 तक की संख्याएं ही लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीयों ने इस समय काफ़ी गणित के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति कर ली थी। इसके अतिरिक्त दशमलव का जो प्रयोग है वह भी सर्वप्रथम भारतीयों ने ही किया। आर्यभट्ट जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने वर्गमूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की परिधि और इसके अलावा पाई के मान आदि के सिद्धांत दिए। और ब्रह्मगुप्त जो हैं उन्होंने घात के विस्तार का सूत्र दिया। इसके अतिरिक्त भास्कराचार्य ने लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ लिखे हैं उसके अंतर्गत बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित आदि के विषय में काफ़ी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गणित के क्षेत्र में भी भारतीयों ने काफ़ी कुछ उन्नति कर ली थी। बौधायन का जो शूल्व सूत्र है इसके अंतर्गत हमको क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं उनका ज्ञान मिलता है। क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों का जो विस्तार से वर्णन दिया गया है वो बौधायन के शूल्व सूत्र में दिया गया है। तो हमने देखा कि चिकित्सा विज्ञान में और इसके साथ साथ गणित के क्षेत्र में भी भारतीयों ने काफ़ी कुछ उन्नति कर ली थी। आगे हम बात कर रहे हैं खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान की। तो खगोल और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतीय विद्वानों ने काफ़ी उन्नति कर ली थी इस समय। तारों एवं ग्रहों की गति का जो सूक्ष्म ज्ञान है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, जैसे हमने बात की थी कि वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें हमको तारों एवं ग्रहों की गति का सूक्ष्म ज्ञान मिलता है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय जो ज्योतिषाचार्य थे, जो विद्वान थे, उनके द्वारा जो पृथ्वी के आकार, उसकी भ्रमण गति,
सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रहण है, सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में और 27 नक्षत्रों के विषय में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, वो सिद्धांत आज भी उतने ही प्रमाणिक माने जाते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी उतने ही प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि आज के जो वैज्ञानिक युग में इन सब की जो खोज की गई है, इन सब के जो सिद्धांत दिए गए हैं, वो इन प्राचीन सिद्धांतों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं चौथे टॉपिक में, विज्ञान के चौथे टॉपिक में भौतिक एवं रसायन विज्ञान की। तो देखिए, भौतिक और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतीयों ने काफी उन्नति कर ली थी प्राचीन काल से ही। महर्षि जो कणाद है, उन्होंने अणु सिद्धांत दिया। इसके साथ साथ वो वैशेषिक दर्शन के रचयिता भी माने जाते हैं। इन्होंने अणुओं के संयोजन की विशद व्याख्या की है। महर्षि कणाद ने अणुओं का जो संयोजन होता है, जैसे परमाणु से मिलकर के अणु बनता है और अणु के से मिलकर के जो पदार्थ की रचना बनती है, उस पदार्थ की रचना को अणु के संयोजन की जो विशद व्याख्या की है, वो महर्षि कणाद ने की है। आपको ध्यान रखने योग्य है कि महर्षि कणाद ने अणु सिद्धांत दिया और इसके साथ साथ वैशेषिक दर्शन की रचयिता भी महर्षि कणाद को माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि यूरोप के अंतर्गत जो 14वीं शताब्दी के अंतर्गत जो ज्योतिष और खगोल भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो सिद्धांत दिए गए थे, वो सिद्धांत हमें हमारी भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो 5वीं शताब्दी के हैं, पदार्थ धर्म संग्रह और व्योमवती, इनमें भौतिकी के सिद्धांत 5वीं शताब्दी में ही दे दिए गए थे, जो यूरोप में 14वीं शताब्दी में दिए गए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीयों ने बहुत पहले ही विश्व के अन्य देशों से बहुत पहले ही गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन विज्ञान, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, इन सब के क्षेत्र में काफी कुछ उन्नति कर ली थी। इसके साथ साथ भारतीयों को रासायनिक जो मिश्रण है उसका भी ज्ञान था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है दिल्ली स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ, जिस पर इस प्रकार के रासायनिक मिश्रण का प्रयोग किया गया है कि खुला और कई वर्षों से धूप में और बारिश में, इन सब में रहते हुए भी उस पर आज तक जंग नहीं लगा है। तो हम ये देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान, गणित, खगोल, ज्योतिष, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सभी के क्षेत्र में भारतीयों ने प्राचीन काल में ही काफी उन्नति कर ली थी, जो विश्व के अन्य देशों में बहुत बाद में हुई। तो यहाँ आज आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, भारत का वैभवपूर्ण अतीत, ये समाप्त होता है और हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो अतीत है वो वैभवपूर्ण है। भारतीयों के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई है, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।